सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम सोसाइटी सीरीज में पढ़ने वाले हैं क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म। तो इसके किस टाइप के क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं एक बार। तो विशेषकर जैसे ये सोसाइटी के सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। तो क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत है कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिए। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में आया हुआ है। इसके अलावा आगे देखें तो क्षेत्रवाद या प्रादेशिकता का क्या आधार है, मतलब क्या कारण है, क्या आधार है, और क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों का असमान वितरण से हुआ है? आपने कई बार देखा होगा कि विकास का असमान वितरण भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को जन्म देता है, जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया। अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए, तर्क देके बताइए। तो सामान्य क्वेश्चन आए हैं, मतलब ये देखने को मिलता है कि आपने कई बार देखा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई राज्यों की स्वायत्ता की मांग उठती है, या कई अन्य राज्यों में भी विकास को लेकर राज्यों की मांग उठती है अलग होने की। तो ये कहीं ना कहीं ये मुद्दे इसमें शामिल है। लेकिन हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमारा अध्ययन इस प्रकार होना चाहिए कि क्या कारण है कि क्षेत्रवाद की समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है चैप्टर, और ये सीरीज़ बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट कर रहे हैं कि इनको कंटिन्यू रखना। बिल्कुल हम कंटिन्यू रखेंगे। और कई एस्पिरेंट को अपने नोट्स चाहिए, जितने भी नोट्स हैं आपको अब एक ही जगह मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट चेक कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, जिसमें एक ही जगह पर आपको सब नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप ज़रूर चेकआउट करना। और इसमें आगे देखें, शुरुआत करें तो क्षेत्रवाद होता क्या है। सामान्य शब्दों में समझो कि क्षेत्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों, धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। इससे विशेष क्षेत्रों में पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है। देखो, सामान्य दृष्टिकोण यदि हम समझना चाहें, सामान्य भाषा में समझना चाहें, तो क्षेत्रवाद क्या है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों का अपनी संस्कृति, भाषा और उनके जो भी रहन सहन है, उन पर अपने आप को क्या होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। मतलब वो अन्य एक तरह से जो अन्य संस्कृति को लोग हैं उनसे अपने आप को अलग मानते हैं, या मतलब इन चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइस्ड भी कह सकते हैं कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ पर ये होता है कि एक देश है, जैसे हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र की बजाय अपने प्रदेश या क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसी को हम क्षेत्रवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। संस्कृति हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, ऐसे बहुत सारे इसको कारण हो सकते हैं। जबकि ये चीज़ें जो यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिखा है, ये NCERT 12th क्लास में लिखा हुआ है, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन सामान्य दृष्टिकोण हमें हमेशा रखना चाहिए कि क्षेत्रवाद क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्र प्रदेश एक ऐसी समरूपी विशेषता वाला इलाका होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी क्षेत्र की बात करें, जैसे यहाँ पे ये एक क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है हमारे जैसे देश में या राज्यों में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो कोई भी एक क्षेत्र या प्रदेश अपने आप उसकी एक समान विशेषता होती है, उसकी समान एक लैंग्वेज होती है, उसकी समान संस्कृति होती है, उनका रहन सहन, रीति रिवाज जो भी होते हैं एक समान होते हैं। वो दूसरे क्षेत्र से अपने आप को अलग मानते हैं। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जैसे ज्योग्राफी जो है ना, भूगोल निर्धारित करता है कि एक प्रदेश की सीमा निर्धारित करता है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर देखते हैं कि पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो एक पहाड़ी में कोई दूसरी जनजाति रह रही है, कुकी, एक में नागा रह रही है, एक में मिजो रह रही है, तो उनकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, उनको पहाड़ियाँ, नदियाँ अलग करती है। या उनको प्राचीन काल में ऐसा था ना कि ज़्यादा मूवमेंट का उनको मौका ही नहीं मिला, इतने आज जैसे परिवहन क्रांति है वैसी क्रांति नहीं थी। तो अलग अलग रीजन में क्या हुआ, एक अलग संस्कृति का विकास हो गया। इसीलिए मतलब भारत में काफ़ी विविधता पाई जाती है। ठीक है, हालांकि विविधता वगैरह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग, जनजातीय लोग या नरजातीय लोग, भाषा के लोग रहते हैं। लेकिन ये जब बात आती है कि ये अपने आप को देश से अलग करने की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्षेत्रवाद की समस्याएं देखने को मिलती है। फिर वो राष्ट्र के खिलाफ लड़ने की भी बात करते हैं। कई बार हिंसा आंदोलन भी आपने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर देखा होगा। तो बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण है कि क्षेत्र प्रदेश ऐसी समरूपी विशेषता वाला इलाका होता है जहां अन्य निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्रों से सांस्कृतिक व भौतिक भिन्नता होती है, जो भी हमने डायग्राम से जाना। क्षेत्रवाद का विकास जाति, धर्म, भाषा, वर्ग से होता है। जब ये सभी कारक भौगोलिक रूप से एक क्षेत्र में संकेंद्रित हो जाते हैं तथा इस क्षेत्र विशेष को लेकर लोगों की भावना एक हो जाती है। उनको लगता है कि वही सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ उनका एक क्षेत्र या प्रदेश ही सब कुछ है। देश राज्य उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, या उनका जो पड़ोसी दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश है वो उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने रखता है उनका विकास ज़्यादा। वो चाहते हैं कि उनका ज़्यादा विकास हो, वो आगे निकल जाए विकास की धारा में। ठीक है, अर्थात राष्ट्र राज्यों के स्थान पर क्षेत्र विशेष को निष्ठा देने की वरीयता को हम क्षेत्रवाद कह सकते हैं। हमने ऊपर भी जो भी 2-3 पैराग्राफ पढ़े हैं वो सब एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं कि क्षेत्रवाद क्या है, ताकि आप आराम से जब इनको पढ़ो तो आराम से समझ में आ जाए। और सामान्य दृष्टिकोण मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि विशेषताएं, क्षेत्रवाद की विशेषताएं क्या होती है, कि किन चीज़ों को मानेंगे कि वहाँ पे क्षेत्रवाद की
जो भी विकास देखने को मिलता है या क्षेत्रवाद की समस्या देखने को मिलती है, तो क्षेत्रवाद सबसे पहले तो एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है। मनोवैज्ञानिक परिघटना होता है कि लोगों के मन में ऐसी चीज़ें डाल दी जाती है। जैसे हमने देखा भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान ये देखा कि एक्चुअल में मतलब भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है भौगोलिक रूप से नहीं था, ये जो भी राजनेता थे अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने आम जनता के मन में ये बात डाल दी कि उनके लिए एक अलग राज्य का निर्माण होगा तभी उनका सही से विकास हो पाएगा। तो भारत पाकिस्तान विभाजन को इस चीज़ ने जन्म दिया। यानी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की समस्या लोगों के मनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रवाद या जो भी आपने देखे होंगे कई आंदोलन उग्र भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो लीडर होते हैं लोगों के मन में ये बात डालते हैं कि इसके अलग होने से आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, ठीक है। इसके अलावा सामूहिक पहचान के व्यक्ति, यानी जैसे हम कई राज्यों में देखते हैं, जैसे झारखंड का छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण हुआ तो एक वहाँ पे देखने को मिला था कि जनजातीय संस्कृति, वहाँ के जितने भी जनजातीय लोग हैं वो चाहते थे कि उनकी एक पहचान बने, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में मौका मिले, तो साथ में विकास भी इसमें शामिल था। तो कहीं ना कहीं फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। इसके अलावा क्षेत्रीय हितों को वरीयता, कई बार आपने ये देखा होगा कि भारत में जो नदी जल विवाद होते हैं राज्यों के बीच में, वहाँ पे क्षेत्रीय हितों को वरीयता दी जाती है। इसमें हालांकि राजनीतिक चीज़ें भी शामिल रहती है, लेकिन जैसे आपने नदी जल संकट विवाद में अक्सर राज्यों में देखा होगा कि वो चाहते हैं कि उनके किसानों को ज़्यादा फायदा हो, वो इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी आती है। इसके अलावा विकास का अभाव भी देखने को मिलता है या असमानता। ये सत्य है कि कई ऐसे रीजन हैं जहाँ पे विकास पहुँच नहीं पाया, या मतलब वहाँ पे संसाधन होते भी उनका सही से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाया, स्वास्थ्य या शिक्षा तक अच्छी पहुँच नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर ऐसी बाहरी ताकतें भी आ जाती है जो वहाँ के स्थानीय लोगों को राष्ट्र के खिलाफ उकसाती है और कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की समस्याओं को भी जन्म देती है। तो ये बहुत सारी यहाँ पे विशेषता एग्जाम्पल के साथ आपने देख ली। इसके अलावा यदि क्षेत्रवाद के प्रकार देखें, मुख्य रूप से क्षेत्रवाद के क्या प्रकार हो सकते हैं, तो इनमें जैसे पहला है राज्य की स्वायत्ता की मांग। ये विशेषकर कहाँ देखने को मिलता है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। कई बार आपने ऐसे बहुत सारे संगठन देखे होंगे, जैसे मिजो नेशनल फ्रंट है या नागा सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस है। ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जैसे अलग नागालिज्म की मांग कर रहे हैं। राष्ट्र के खिलाफ ये हमेशा क्या करते हैं, कई बार उग्र आंदोलन भी देखने को मिलता है और कई बार सरकार के साथ इनकी वार्ता भी चलती है। तो क्षेत्रवाद का एक एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है कि अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रा स्टेट क्षेत्रवाद, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ राज्यों की सामूहिक पहचान व मांग होती है, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों का समूहीकरण। इसमें क्या होता है, इनकी मांग एक साथ होती है कि उनको लगता है कि कई अलग अलग राज्य में, जैसे 3 राज्य है वहाँ पे कोई एक जनजाति विशेष रहती है, 3 राज्यों को मिला के वो एक अलग राज्य की मांग करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद, जैसे इसमें विशेषकर क्या देखने को मिलता है, राज्यों के बीच में क्या होता है, ऐसे विवाद या क्षेत्रवाद की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें नदी विवाद, जल विवाद, सीमा विवाद ये आते हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय राजनीति व उप क्षेत्रवाद, मतलब हालांकि एग्जाम में कभी ये पूछेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए जब क्षेत्रवाद हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा कि क्षेत्रवाद के प्रकार बताओ, लेकिन 2-4 कीवर्ड आपके पास हो तो इनको अच्छे से आप लिख सकते हो। तो अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय राजनीति या उप क्षेत्रवाद से मतलब क्या है कि भारतीय संघ के किसी राज्य के भीतर क्षेत्रवाद, जैसे विदर्भ है महाराष्ट्र में, यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है, बंगाल में भी ऐसा होता है, तो इसमें अलग राज्य की मांग की जाती है। इसके अलावा निर्जातीय पहचान, जहाँ पर ये होता है कि एक किसी विशेष प्रजाति को लेकर, उनके हितों को लेकर ऐसा किया जाता है। जैसे आपने महाराष्ट्र में या मुंबई में देखा होगा कि वहाँ पे जैसे शिवसेना का गठन इस कारण हुआ कि वो ज़्यादा, या शिवसेना का हमेशा नारा भी रहता है कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए या मराठी मानव के लिए वो ज़्यादा काम करते हैं। जैसे जो अन्य राज्यों से जो वहाँ पे काम करने जाते हैं उनके खिलाफ उनकी कई बार हिंसा भी देखने को मिलती है, ठीक है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो सोसाइटी में भी याद रखना, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ऐसे एग्जाम्पल आपके पास हो तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें आप जरूर बताना। इसके अलावा क्षेत्रवाद के आधार क्या होते हैं, कि क्षेत्रवाद कैसे पैदा होता है, कि उनके पीछे कौन सी घटनाएं होती है, तो इसमें कई सारे कारक आपको देखने को मिलेंगे। एक तो भौगोलिक कारक सबसे बड़ा है, क्योंकि भूगोल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब ज्योग्राफी क्या करता है कि भूगोल निर्धारित करता है किसी भी सांस्कृतिक प्रदेश को। जैसे हमने अभी बात की, ठीक है, जैसे हमारा देश है तो इसमें अलग अलग पहाड़ी नदियाँ, पहाड़ नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, पठार ऐसे होते हैं। तो पुराने समय में आपने देखा कि संस्कृति का विकास ऐसे ही हुआ है, पहाड़ियों नदियों के किनारे विशेषकर देखने को मिलेगा सभ्यता और संस्कृति का विकास। और ये एक दूसरे से पहाड़ों से या उनसे अलग थी, क्योंकि उस समय परिवहन वगैरह नहीं थे और उनका एकांकी जीवन था, तो उनकी संस्कृति का विकास एक लंबे समय में हुआ है। तो भूगोल ने निर्धारित किया, क्या किसी भी सांस्कृतिक प्रदेश को निर्धारित किया, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। तो भूगोल, नदियाँ, पहाड़, पर्वत आदि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती है और सांस्कृतिक मुखरता क्षेत्रवाद का आधार बनती है। कई बार ये देखने को मिलता है कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि उनकी संस्कृति ही सबसे महान संस्कृति होती है, या मतलब
उनके लोगों का ज़्यादा विकास होना चाहिए। जो भी सरकार प्रयास करती है तो उन लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका टकराव दूसरी संस्कृति के लोगों से भी कई बार देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसमें यह भी है कि भूगोल संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करता है और संसाधन असमानता क्षेत्रवाद को जन्म देती है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि आप ये जानते हो ना कि भूगोल ही तो निर्धारित करता है कि किस क्षेत्र में खनिज होंगे। जहाँ पे कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे खनिज होंगे तो उनका उस क्षेत्र का विकास अच्छा हो सकता है। ठीक है। और ऐतिहासिक और सामाजिक आधार यदि हम देखें क्षेत्रवाद का, तो इतिहास में हम देखते हैं, जैसे आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश के अंदर उपनिवेश काल के दौरान विशेषकर ऐसा देखा होगा कि अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसी थी कि किसी क्षेत्र विशेष का अधिक विकास करे या किसी जाति वर्ग का ज़्यादा विकास करे, तो अन्य जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं उनमें ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि डेवलपमेंट उन तक नहीं पहुंच पाता था, जो क्षेत्रवाद वहाँ पे देखने को मिलता था। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत है, लोकगीत है, प्रतीकों के माध्यम से भी क्षेत्रवाद के विकास में सहायक है। जैसे यदि हम देखें आज़ादी के बाद भारत में तमिलनाडु की मांग, साउथ इंडिया में भाषा के आधार पर हमने कई राज्यों का गठन देखा है, जैसे मुंबई का या पंजाब का, असम का। कई राज्यों में इनके आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ है। जाति व धर्म क्षेत्रीय प्रवृत्ति को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ आर्थिक आधार भी हो। आर्थिक आधार तो अभी भी काफ़ी रिलेवेंट है, क्योंकि कई क्षेत्रों का अभी भी ये देखने को मिलता है कि विकास नहीं हो पाता, क्षेत्रीय असंतुलन व व्यापक आर्थिक असमानताएं देखने को मिलती है, जिसके कारण जैसे ये देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का जन्म इसी कारण हुआ, झारखंड बिहार से अलग इसलिए हुआ क्योंकि एक क्षेत्र विशेष का अधिक वहाँ पे विकास हो गया, जबकि दूसरा जो क्षेत्र है उसका अच्छा विकास नहीं हो पाया था। तो वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो नेतृत्व करता है राजनीतिक दल है, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की है, उसके आधार पर फिर राज्यों का निर्माण होता है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक आधार भी होते हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्रवाद को बढ़ाने का कार्य कर सकती है, क्योंकि कई बार एक निहित स्वार्थ भी तो होते हैं ना किसी दल के या किसी नेता के, तो वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा जैसे भारतीय क्षेत्रीय विषमताओं की निरंतरता के क्या कारण है कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे है कि जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या तो एक तो बहुत ज़्यादा है और जो आर्थिक विकास दर है उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन शैली है उसमें भी समस्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन, वहाँ के अलग अलग राजनीतिक संगठन भी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। पिछले राज्यों का आधारभूत ढांचा कमजोर होता है। ये बात भी सही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य तक यदि सही पहुँच नहीं हो पाती है तो उस क्षेत्र का विकास सही नहीं हो पाता है। फिर वहाँ पे बाहरी ताकतें या वहाँ की स्थानीय जो अन्य जो कह सकते हैं हम नॉन स्टेट एक्टर या जो ऐसे लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करते हैं, वो इन चीज़ों का ज़्यादा फायदा उठाते हैं। आपने नक्सल क्षेत्र में देखा होगा ऐसा। शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता पर राज्यों के द्वारा कम वे, इसके अलावा राजनीतिक व प्रशासनिक विफलता। तो ऐसे बहुत सारे कारक आप बता सकते हो जिसके कारण आज भी ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ऐसे बहुत सारे कौन से कारण हैं जो क्षेत्रीय विषमताओं को आज भी जारी रखने में योगदान देते हैं। इसके अलावा जब क्षेत्रवाद की समस्या आती है तो इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो इसके दो प्रभाव हो सकते हैं, एक सकारात्मक हो सकता है, एक नकारात्मक हो सकता है। अभी आप ये क्योंकि क्षेत्रवाद के सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि जैसे क्षेत्रवाद जिस क्षेत्र में ऐसा होता है जहाँ पे ऐसे आंदोलन होते हैं, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि वो क्षेत्रीय हितों को संरक्षण और एकता की भावना को जन्म देते हैं। ये बात सत्य है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ वो बहुत पिछड़ा है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनका सही से विकास हो। जैसे आपने इसमें देखा होगा छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तराखंड का मामला देखा होगा, वहाँ पे ऐसी समस्या थी। बाद में इन राज्यों का विकास हुआ और इन राज्यों को जब अलग हुए तो अलग अच्छे से विकास हो पाया इनका। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात भी मानी जाती है। और पहचान का संकट, कई बार जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी ऐसी मांग उठती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये इशारा होता है कि उनकी पहचान के संकट की रक्षा की जाए। और क्षेत्रीय सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय हितों या विविधता, क्योंकि जब सांस्कृतिक प्रदेश अलग अलग होते हैं तो वो उस देश को समृद्ध बनाते हैं। तो हर एक देश की एक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सांस्कृतिक प्रदेश को रक्षा की जाए, उनकी पहचान के संकट को कम किया जाए। और नए राज्यों के निर्माण व राज्यों की स्वायत्ता लोगों के विकास में सहायक होती है। सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण होता है। सकारात्मक चीज़ें हैं। नकारात्मक क्या है कि राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल, कई बार ऐसे आंदोलन हमेशा राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा बनते हैं। क्षेत्रीय संकीर्णता को बढ़ावा मिलता है। कहीं एक क्षेत्र का यदि कई बार राज्य विभाजन देखने को मिलता है तो अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी डिमांड होने लगती है। वोट बैंक की राजनीति इसमें जुड़ी रहती है। असंतुलित विकास देखने को मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा, यानी बाहरी ताकतें इन मौक़ों का फ़ायदा उठा सकती है। हिंसा में भी कई बार वृद्धि देखने को मिलती है। कानून व्यवस्था के सामने ऐसा खतरा देखने को मिलता है। और यदि इनको समाप्त किया जाए, इनको क्या ऐसी चीज़ें जिनकी क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे एक तो ये हो कि सभी क्षेत्रों का सतत व समावेशी विकास हो, यानी सभी ये पॉलिसी हमारे ऐसे बने कि जो क्षेत्र वाइज है, क्षेत्र वाइज हम संसाधन देखें, एरिया वाइज जो उनके संसाधन है उनको देखें, डेवलपमेंट देखें, वहाँ क्या डिमांड है, क्या मतलब चीज़ों की आपूर्ति होनी चाहिए, क्या सरकार वहाँ की पॉलिसी लेके आए, ऐसा ध्यान रखा जाना चाहिए। सांस्कृतिक विविधता का समान संरक्षण करना होगा। साथ में आधारभूत ढांचे का विकास मतलब अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जब आधारभूत ढांचे का विकास होगा ना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, कौशल विकास, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। लोगों का विकास होगा तो लोग अपने आप विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लग जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय विषमता को कम करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि पर राज्य द्वारा या सरकार द्वारा अच्छा व्यय करना है।
प्रशासन संवेदनशील हो, सुशासन की पहुंच हो, विभाजनकारी जो राजनीति है उसको कम करने का प्रयास होना चाहिए। इसमें बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कम ही पॉइंट शामिल किए हैं। तो ये हमारा एक क्षेत्रवाद का जो चैप्टर है वो आसानी से समाप्त हो गया। और इसके जो क्वेश्चन आएंगे आप पढ़ोगे तो आपकी रेंज में होंगे। थोड़ा सा करंट अफेयर पर नज़र गड़ाए रखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप चाहो तो इसकी जो 12th क्लास की सोसाइटी की जो एनसीईआरटी है वो आप साथ साथ पढ़ सकते हो, उससे फ़ायदा ही मिलने वाला आपको। ठीक है। और जो बीच में हमने बात की थी, जो हमारी वेबसाइट अच्छे नोट्स हैं, आपको चाहिए तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।